हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इस वीडियो में बेटे जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन का जो ये सीरीज है, जिसका आज ये तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग एक नॉर्मल इंटरफेस का वीडियो बनाए थे, उसमें G1S G2 में दूसरा जो है उसमें माइटोसिस के बारे में हम पढ़े थे, और ये जो तीसरा है वीडियो, इसमें हम लोग मियोसिस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मियोसिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते रहता है। एक दो क्वेश्चन तो हर साल रहता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना है और इससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग मियोसिस के बारे में जानते हैं। मियोसिस जो है, अच्छा पहले आप ये जान लो कि जैसे जो माइटोसिस है एक टाइप का डिवीजन और ये है मियोसिस। तो हम पहले भी बताए थे कि कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन में माइटोसिस ही आता है। मियोसिस जो है इसको हम लोग स्पेशल टाइप या अनकॉमन टाइप डिवीजन मानते हैं, यानी ये स्पेशल टाइप का डिवीजन है, नॉर्मल डिवीजन ये नहीं है। तो मियोसिस को हम लोग स्पेशल टाइप का डिवीजन मानते हैं और ये बॉडी के कुछ लिमिटेड सेल में ही होता है। कहां पर होगा? तो बॉडी के खास करके जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स तो डिप्लॉयड ही है, उसके डिप्लॉयड जर्म सेल में ये होता। तो मियोसिस एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जो प्लांट और एनिमल के जर्म्स, डिप्लॉयड जर्म सेल में होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जब गैमिटोजेनेसिस का टाइम होता है, यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जब गैमिट फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें मियोसिस के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, कुछ लोअर प्लांट्स हैं जो माइटोसिस से गैमेट बनाते हैं, या और कुछ इंसेक्ट्स हैं वहां भी माइटोसिस से होता है, बट दैट इज अनकॉमन, रेयर। तो कॉमनली गैमिटोजेनेसिस के टाइम में मियोसिस होता है। अच्छा, अब आप एक बात और जान लो कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ में दो फेज आता है। एक तो हैप्लॉइड फेज है, दूसरा डिप्लॉइड फेज है। अब यहां पर एनसीईआरटी का लाइन है कि जो हैप्लॉइड फेज होता है उसको मेंटेन रखने में या उसको रिस्टोर करने में मियोसिस का रोल है। क्योंकि हम देखेंगे आगे कि मियोसिस जो होता है इसमें जो डिप्लॉयड मदर सेल है उससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनता है। तो यहां पर डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, यानी हैप्लॉइड फेज को लाने में, हैप्लॉइड फेज को मेंटेन करने में मियोसिस का रोल होता है। जबकि डिप्लॉयड फेज को रिस्टोर करने में, मेंटेन करने में किसका रोल है? फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो उसी से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। तो जो डिप्लॉयड है जाइगोट, वही से डिप्लॉयड फेज स्टार्ट होता है। तो डिप्लॉयड फेज को मेंटेन करने में किसका रोल है? फर्टिलाइजेशन। हैप्लॉइड फेज को मेंटेन करने में किसका रोल है? मियोसिस। ठीक है, ये सब लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मियोसिस है इसमें इसको हम लोग डबल डिवीजन प्रोसेस भी बोलते हैं। देखो, इसमें 2 बार डिवीजन होता है। जो सीक्वेंशियल डबल डिवीजन प्रोसेस है, इसमें मैंने सेल के अंदर का न्यूक्लियस और सेल साइट मैंने सेल 2 बार डिवाइड करता है, यानी 2 बार कैरियोकाइनेसिस होगा, 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियस और सेल 2 बार डिवाइड करते हैं। बट डीएनए रेप्लिकेशन इज ओनली वन टाइम। केवल एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और वो है मियोसिस से पहले जो इंटरफेज होता है, उसमें जो एस फेज होता है वहीं पर केवल डीएनए डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, डिवीजन से पहले, जैसे अभी हम लोग मियोसिस की बात करेंगे, तो मियोसिस में डिवीजन स्टार्ट होने से पहले सेल क्या करता है? प्रिपरेशन करता है, यानी वो इंटरफेज से पास करता है। और जैसे माइटोसिस में होता है, यहां भी वही इंटरफेज है, G1S और G2, और इस तीनों फेज से पास करने के बाद तब कोई सेल यहां पर डिवाइड करता है। देखिए, हमने लिखा भी है कि इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन एंड ओनली 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, जबकि सेल और न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है। अब देखो, अब यहां पर जो सेल को इस फिगर में देखिए, ये सेल है, ये सेल पहली बार डिवाइड किया। देखो, फर्स्ट टाइम जो इसमें डिवीजन होगा ये मदर सेल है, देख रहे हो। और मियोसिस हम पहले बताए कि मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होता है,
कभी भी मियोसिस हैप्लॉइड सेल में नहीं होगा। और डिप्लॉइड सेल में अगर हो रहा है तो बताओ क्रोमोसोम का नंबर ऑड होगा या इवन? क्रोमोसोम का नंबर हमेशा इवन फॉर्म में होता है, यानी जोड़े में होता है। जैसे ह्यूमन का सेल है तो बताओ ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम है तो 23 पेयर्स, यानी 23 का एक सेट, 23 का एक सेट। तो ये जो 23 का जो दो सेट है 23 इसमें से एक सेट जो है वो फादर साइड से आया है और एक सेट मदर साइड से आया। ठीक है, तो दो सेट क्रोमोसोम जिस सेल में होगा उसी में मियोसिस होता है। अब देखिए अब यहां पर मदर सेल है, मदर सेल डिप्लॉइड है और इसमें जो पहला डिवीजन होता है इससे दो सेल बनते हैं। ठीक है, और ये जो दो सेल बना इस दोनों सेल में फिर से डिवीजन होगा। देख रहे हो, यहां पर पहला डिवीजन हो गया और इसके बाद फिर से दूसरा डिवीजन हो गया। और जब ये दोनों सेल फर्दर डिवाइड करेंगे तो बताओ ये कितने सेल बनेंगे? 4 सेल। 4 सेल। तो मदर सेल से फाइनली जो 4 सेल बनते हैं वही इनके डॉटर सेल्स हैं या प्रोजेनी सेल्स कह सकते हो। डॉटर सेल्स को प्रोजेनी सेल और यहां पर ये मदर सेल या पेरेंट सेल कह सकते हैं। तो एक पेरेंट सेल से कितने प्रोजेनी सेल्स बन रहे हैं? 4। और जो मदर सेल या पेरेंट सेल डिप्लॉइड है जबकि डॉटर सेल्स या प्रोजेनी सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं और ये जो सेकंड जो डिवीजन है इसको हम लोग मियोसिस सेकंड। देखो ये जो दो डिवीजन है दोनों का नाम है। तो फर्स्ट जो डिवीजन होता है मियोसिस का उसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस 1 और जो सेकंड टाइम जो डिवीजन होता है उसको मियोसिस 2 या मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो पहले मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकंड। अब देखो मियोसिस फर्स्ट जो है वो एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? जो जितना भी क्रोमोसोम का नंबर है, देखो हमने यहां पर एज्यूम कर लिया है कि यह मदर सेल है और इस मदर सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2n का वैल्यू 20 है। मान लिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 20 है तो इससे जो दो सेल बना है पहला मियोसिस 1, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? हाफ मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 10 जस्ट हो गया। अच्छा, जब ये दोनों सेल फर्दर डिवाइड करेंगे तो इससे जो दो सेल बनेगा उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर वही 10 ही रहेगा, यानी n। तो n का वैल्यू यहां भी 10 और n का वैल्यू यहां भी 10। अब बताओ कि अगर यहां पर अगर पहले डिवीजन में ही क्रोमोसोम हाफ हो गया तो व्हाट इज द नीड ऑफ सेकंड डिवीजन? सेकंड डिवीजन की जरूरत क्या है जबकि ऑलरेडी पहले ही डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ हो चुका। अब देखिए अब यहां पर है कि ये जो यहां जो फर्स्ट डिवीजन का मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट है उसके क्रोमोसोम में और मियोसिस सेकंड के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में फर्क होता है, डिफरेंस है। देखो यहां पर हम दिखाते हैं मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्रोमोसोम ऐसा होता है। ये देखिए एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं जबकि यहां पर जो सेल बना है इस सेल के में क्रोमोसोम ऐसा होगा, सिंगल क्रोमेटिड। यहां देखिए अब ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहां जो मियोसिस 2 के जो सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड होता है। देख रहे हो, क्रोमोसोम हैविंग सिंगल क्रोमेटिड और यहां है क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोसोम का नंबर तो सेम है लेकिन ये 2 क्रोमेटिड वाला है और ये 1 क्रोमेटिड वाला है। तो ये डिफरेंस होता है और इसी को हम लोग नॉर्मल क्रोमोसोम मानते हैं। समझ में आ गया? तो क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस सेकंड में चूंकि सेम होता है इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। और जो पहला डिवीजन है मियोसिस फर्स्ट उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, यानी उसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखिए अब मियोसिस जो है, मियोसिस को हम लोग ब्रॉडली जैसे अभी यहां पर हमने देखा कि 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये जो मियोसिस 1 है ये इसको हम लोग फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं।
4 फेज होता है। देखो मियोसिस फर्स्ट का ये चारों फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और हमने सब में 1 लगा दिया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, चूंकि 1 का है, मियोसिस 1 का है। और इधर जो मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस 2, इसको भी हम लोग उसी तरह से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में बांटे और यहाँ सबके आगे सेकंड लगा दिए, यानी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। ठीक है, तो ये आपको 4 ये हो गया प्रोफेज 1 के, मतलब ये प्रोफेज 1 के हो गए, मियोसिस 1 के 4 फेज और मियोसिस 2 के भी 4 फेज हैं। ये सारे 1 वाले हैं, ये सारे 2 वाले हैं। मेन आपको अब देखो, अब यहां पर हम लोग इनको पढ़ेंगे, प्रोफेज माने मियोसिस 1 को। तो मियोसिस 1 जो होता है ये काफी लंबा होता है, ठीक है, काफी लंबा फेज है। देखो यहां पर हमने लिख दिया मच लॉन्गर देन माइटोटिक प्रोफेज। माइटोसिस में जो प्रोफेज होता था उससे वो काफी बड़ा या लॉन्गर होता है, और ये जो काफी लॉन्ग है इसीलिए, और यहां पर चूंकि काफी लंबा है तो इसको हम लोग अलग अलग 5 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। 5 फेजेस याद रहेगा। अब देखो ये 5 फेजेस का नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। बोलो क्या नाम है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये 5 फेजेस होते हैं प्रोफेज 1 में। देखो अब यहां पर शॉर्ट में हम लोग LZPDD, सबका पहला लेटर है LZPDD। तो याद रखने के लिए आप लोग निमोनिक्स के फॉर्म में इस 5 जो लेटर है उससे कोई सेंटेंस बना करके याद रख सकते हैं। LZPD2, LZPDD, इस तरह से ये एक सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो अब यही मेन है, सबसे मेन मियोसिस का यही है, इसी को अच्छे से समझ लेना है और बाकी सब बिल्कुल आसान है, लॉलीपॉप। ठीक है, तो आपको यहां से हम लोग अब समझते हैं, पहला लेप्टोटीन से और ये डायाकाइनेसिस तक। ठीक है, अब देखो अब यहां पर हम इन सबको फिगर से अच्छे से समझ लेते हैं। देख रहे हो ये पूरे सीक्वेंस में ये फिगर सब जो बना हुआ है, इस फिगर को हम समझाते हैं ठीक से, ध्यान से इसको देखना। देखो लेप्टोटीन जो है, अच्छा एक चीज और जान लो कि लेप्टोटीन से लेकर के डिप्लोटीन तक, यहां तक ये जो डिप्लोटीन है, यहां तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है सेल का वो इंटैक्ट रहता है, प्रेजेंट रहता है। जबकि डायाकाइनेसिस में आकर के ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा, गायब होने लगा। तो यहां पर अब देखिए, अब ये लेप्टोटीन से स्टार्ट करते हैं और इनमें क्या क्या जो चेंजेस होते हैं, क्या क्या किस तरह का, इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। फिर बाद में हम इन्हीं जो कॉलम में कुछ 2-3 पॉइंट्स करके भी लिख देंगे। पहले इसको फिगर को समझते हैं ठीक से। देखो पहला फेज है लेप्टोटीन जो होता है ये प्रोफेज फर्स्ट का सबसे इनिशियल फेज होता है, और ये इस लेप्टोटीन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटीन्स होते हैं, जैसे देखो बताए थे ना कि जब ये सेल डिवीजन फेज में इन करेगा मियोसिस में, तो पहले G1, S और G2 से पास करेगा। तो G1 और S में, खास करके S में आकर के क्या होता है, जो क्रोमेटीन्स का डुप्लीकेशन होता है, और इंटरफेज तक जो है वो क्रोमोसोम नहीं क्रोमेटीन्स होते हैं, पतले पतले थ्रेड के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही सेल यहां पर प्रोफेज में स्टार्ट किया, प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन में, तो क्रोमोसोम्स के अंदर यानी क्रोमोसोमल मटेरियल जो है उनमें क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। देख रहे हो, क्वाइलिंग एंड कॉम्पैक्शन, हमने इसको लिख दिया है, क्वाइलिंग एंड कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो क्रोमेटीन्स और क्रोमोसोम दोनों एक ही चीज है। क्रोमेटीन्स जो है वो काफी एक पतले थ्रेड के फॉर्म में है, और वही जब कॉम्पैक्ट हो गया तो क्रोमोसोम बन गया। तो यहां पर धीरे धीरे क्रोमोसोम में क्वाइलिंग कंडेंसेशन होने लगता है, और क्वाइलिंग कंडेंसेशन से वो क्रोमोसोम में बदलने लगता है, और क्रोमोसोम में जब बदलेगा तो धीरे धीरे थिकर होने लगेगा और शॉर्टर होने लगेगा, और वो विजिबल हो जाएगा अंडर माइक्रोस्कोप में। अब उसको हम आसानी से देख सकते हैं, समझ गए। तो लेप्टोटीन में कोई खास नहीं है, बस इतना ही है कि क्वाइलिंग कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो क्रोमेटीन्स थे वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएंगे, और वो माइक्रोस्कोप में आसानी से दिखने लगेंगे। अब चलिए, अब यहां पर देखो इसमें हमने क्या किया है कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम तो कुछ भी हो सकते हैं, हमने 2 पेयर क्रोमोसोम को लिया है। ध्यान रखना, ये जो है ना, हमने 4 क्रोमोसोम को इसमें दिखाए हैं। तो 4 क्रोमोसोम का मतलब 2 पेयर्स,
2 पेयर्स। देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। यदि हम ह्यूमन सेल को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ह्यूमन सेल में देखेंगे तो वहां पर कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम को दिखाना होगा। तो हम लोग यहां समझने के लिए 2 पेयर क्रोमोसोम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, और बताए थे कि जो 2 सेट क्रोमोसोम होता है उसमें एक सेट पैटर्नल होता है और एक सेट मैटरनल होता है। और अब देखिए, अब ये जो 2 सेट क्रोमोसोम है इसमें आपको कलर भी हमने चेंज कर दिया है ब्लू और रेड से। तो ब्लू वाले को हम पैटर्नल मान लेते हैं और रेड वाले को मैटरनल मान लेते हैं, मानने पर है। अब देखो, अब यहां पर जब जाइगोटीन स्टार्ट होता है तो यहां पर क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस का मतलब है कि जैसे मान लो कि अगर पैटर्नल ये है, पैटर्नल का पहला क्रोमोसोम और मैटरनल का पहला क्रोमोसोम, देखो यहां ये पैटर्नल का है और ये मैटरनल का है, ठीक है, ये मैटरनल पहला फर्स्ट, फिर मैटरनल का दूसरा और पैटर्नल का दूसरा। देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे होगा। तो देखिए, अब ये पैटर्नल का क्रोमोसोम है फर्स्ट सेकंड, ये मैटरनल का फर्स्ट सेकंड। तो पैटर्नल का फर्स्ट और मैटरनल का फर्स्ट ये आपस में क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। फिर पैटर्नल का सेकंड, मैटरनल का सेकंड, ये भी आपस में क्या कहलाएगा, होमोलोगस का मतलब कि वो जो 2 क्रोमोसोम हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। स्ट्रक्चरली सिमिलर का मतलब उनका लेंथ सेम होगा, सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम होगा, जीन भी सेम होगा, ठीक है। तो जितने जीन इस पर होंगे उतने ही जीन इस पर होंगे। तो जो स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब देखो, अब यहां पर क्या होता है, जाइगोटीन में आकर के होमोलोगस क्रोमोसोम का धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आते हैं और हर होमोलोगस पेयर में एक पैटर्नल और एक मैटरनल होता है। तो 2 पेयर यहां पर हमने दिखाया। देखो, अब इसी में से एक पेयर को हम बाहर निकाल करके थोड़ा सा उसको जूम किए हैं। अब देखिए, अब यहां पर क्या होता है कि पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आते हैं और क्लोज आकर के पेयरिंग कर लेते हैं, जोड़े में अरेंज हो जाते हैं। और ये जो पेयरिंग है, इस पेयरिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। आगे हम पॉइंट्स जो लिखेंगे उसमें आ जाएगा ये। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस, ठीक है। और ये जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इनको आपस में, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, बाइवैलेंट। देख रहे हो, ये सब टर्म को ध्यान में रखना है। तो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाते हैं, बाइवैलेंट। तो बताओ, अगर ह्यूमन के सेल में मियोसिस हो रहा है तो टोटल कितने बाइवैलेंट बनेंगे। अगर ह्यूमन के सेल में मियोसिस हो रहा है तो बाइवैलेंट का नंबर कितना होगा, 23 बाइवैलेंट्स होंगे, क्योंकि एक पेयर क्रोमोसोम को हम लोग बाइवैलेंट बोलते हैं। तो एक ये बाइवैलेंट का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में धीरे धीरे जब क्लोज आते हैं तो इनके बीच एक प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसके बीच में आकर के ये जो है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको कि हम लोग साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये ना लैडर शेप कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को, मतलब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ करके रखते हैं, अटैच करते हैं। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किसमें होता है, जाइगोटीन में। और होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में एक धीरे धीरे पेयरिंग करने लगते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो 3 टर्म याद रखना, एक तो आपको साइनेप्सिस प्रोसेस हो गया, और जब पेयर्ड हो गया तो बाइवैलेंट कहेंगे उसको। और जो बाइवैलेंट है वो आपस में किस प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जाइगोटीन के बाद आता है लेप्टोटीन। देखो, अभी हम सारे न्यूक्लियस के अंदर ये सारे जो हैं उसी को हम डिटेल में बाहर निकाल करके बता रहे हैं एक को। तो पैकेटीन में देखो, पैकेटीन का क्या फीचर होता है, पैकेटीन में अब यहां पर जो बाइवैलेंट्स होते हैं ना। अच्छा, अब आप एक ये भी जान लो कि बाइवैलेंट जो है इसको हम लोग टेट्राड भी बोलते हैं। टेट्राड यानी जो, चूंकि 4 क्रोमेटिड्स, हर क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये देखिए 4 क्रोमेटिड्स तो हैं, लेकिन यहां पर इसलिए इसको टेट्राड भी बोलते हैं। लेकिन टेट्राड बन तो गया, लेकिन यहां टेट्राड क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता।
एनसीईआरटी लिखता है ये लाइन कि टेट्राड फॉर्मेशन तो हो गया कहां पर, जाइगोटीन में, लेकिन टेट्राड का क्लियरली यानी कि डिस्टिंक्ट जो है वो कहां कब दिखेगा, अगले फेज में। अगले फेज मतलब पैकेटीन। ठीक है, तो देखो पैकेटीन में आकर के ये जो टेट्राड है, टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड्स जब एक साथ हैं तो इसी को टेट्राड बोलेंगे। तो अब यहां पर टेट्राड इज क्लियरली विजिबल, यानी कि 4 क्रोमेटिड्स अब यहां पर क्लियरली विजिबल हैं। और अब यहां पर पैकेटीन में आकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होता है, ठीक है, और वो है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर जो एक फेनोमेनन है, प्रोसेस है, जो जिसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक्चुअली अब इसमें देखो यहां पर जो 2 होमोलोगस माने 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर, इनमें से एक रेड वाला है और एक ब्लू वाला है, एक पैटर्नल है और एक मैटरनल है। देखो मैटरनल के जो दोनों क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं उनको आपस में बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सिस्टर हैं। तो यहां पर रेड में भी दो क्रोमेटिड्स हैं, रेड मतलब मैटरनल को मान लिए हैं और पैटर्नल को पी, तो पैटर्नल में भी 2 क्रोमेटिड्स हैं। तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमेशा 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, नॉन सिस्टर, यानी एक पैटर्नल का क्रोमेटिड और एक मैटरनल का क्रोमेटिड। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 non-sister chromatids of homologous chromosome। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये इस पैकेटीन का सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है। और क्रॉसिंग ओवर जो होता है, देखो जहां जहां पर क्रॉसिंग ओवर एक पोजीशन, 2 या 2 से ज्यादा जगह भी हो सकता है क्रोमोसोम पर, तो जहां पर जिस पोजीशन पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहां देखो, यहां हमने 2 जगह क्रॉसिंग ओवर को दिखाया है, तो 2 जगह रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं। तो बताओ कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस फेज में बन रहा है, किस फेज में बन रहा है, दैट इज पैकेटीन। तो क्रॉसिंग ओवर कहें या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन कहें, ये सब पैकेटीन में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर पैकेटीन और क्रॉसिंग ओवर जो है उसमें एक्सचेंज होता है, कटिंग, शिफ्टिंग एंड रीअटैचिंग। और इस सारे प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए एक एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेज, एनसीईआरटी इस एंजाइम का नाम लिया है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम के हेल्प से रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद, और ये देखो हमने एक क्रोमोसोम को दिखाया है अलग से, ऐसे ऐसे और भी पेयर हैं इसके अंदर। अच्छा, तो यहां तक रिकॉम्बिनेशन हो गया यानी पैकेटीन में। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट डिप्लोटीन। देखो डिप्लोटीन में क्या होता है कि अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो क्रॉसिंग ओवर ही मेन पर्पस था क्लोज आने का। अब जब मेन पर्पस कंप्लीट हो गया तो अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम धीरे धीरे अलग हो जाए। ठीक है, पहले क्लोज आए, पेयरिंग किए, क्रॉसिंग ओवर हो गया, फिर अलग हो जाए। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है, अब इसके बाद यहां से अब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। और सेपरेशन कब होगा, जब उसके बीच का जो प्रोटीन है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वो टूटेगा। तो बताओ, यहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे ब्रेक होगा और दोनों होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे अलग होंगे। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट बाय आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ ब्रेक हो रहा है, दोनों क्रोमोसोम धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, लेकिन पूरा अलग यहाँ नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी दोनों क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर ये अभी अटैच रहेंगे। और देखिए, जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर अभी ये अटैच है, बाकी हर पार्ट में अलग हो गया। और वहां पर जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पर एक क्रॉस या एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, इसी को बोलते हैं कियाज्मेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कियाज्मेटा फॉर्मेशन किस फेज में हो रहा है, डिप्लोटीन।
तो किस फेज में कौन सा प्रोसेस होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो कियास्मेटा क्या है? कियास्मेटा जो एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है जो डिप्लोटीन फेज में बनता है, और जब क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं तो वहां पर सेपरेशन के टाइम में ये यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अभी अटैच रहेंगे, उसी को कियास्मेटा कहेंगे। ठीक है, तो ये कियास्मेटा फॉर्मेशन याद रखना, ये डिप्लोटीन में होता है। और अब इसके बाद आता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर जो अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम, अब देखो चूंकि यहाँ आते आते क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोमल धीरे धीरे कंडेंस्ड होंगे, तो जैसे जैसे क्रोमोसोम कंडेंस्ड होने लगते हैं वैसे वैसे ये कियास्मेटा जो है यहाँ से अलग हो जाता है, स्लिप्ड ऑफ हो जाता है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अब अलग हो गए कंप्लीटली, और जब अलग हो गए तो ये देखो अब यहाँ पर इसका एक्सचेंज हो ही चुका है। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साइड बाय साइड है। अब ये साइड बाय साइड तो हैं, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग तो हो चुके हैं, बट दे रिमेन्स क्लोज। अभी ये बहुत दूर दूर नहीं जाएंगे, और ये एक ही जगह पर साथ साथ अगल बगल प्लेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया, और ये प्रोसेस अच्छा है। अब ये डायकाइनेसिस में आकर के और क्या होगा चीज, देखो यहां आकर के धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगेगा, न्यूक्लियोलस ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएंगे, और ये जो सेंट्रोसोम होता था ना, ये जो सेंट्रोसोम है जो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड था, वो धीरे धीरे देखो वैसे इसमें मूवमेंट तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहां आते आते ये दोनों जो सेंट्रोसोम्स है वो अपोजिट पोल पर आ जाएंगे, और अपोजिट पोल पर आने के बाद यहां से एस्टर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और एस्टर फॉर्मेशन जब हो गया तो अब यहां पर देखो, यहां पर डायकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। डायकाइनेसिस कंप्लीट, इसका मतलब प्रोफेज 1 का कंप्लीट हो गया, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। तो अब यहां तक ये जो है, ये सारे जितने भी चीजें बताए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो ये सारे प्रोसेस को हमने यहां डिस्कस कर दिया। अब इन्हीं को हम इसी में देखो, लेप्टोप्रोटीन में तो और कुछ खास नहीं है, यहां जो जो चीज हमने बोले हैं उसको हम 2-3 पॉइंट्स में इसको लिख देते हैं, और फिर हम लोग मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 की बात करेंगे। ठीक है बेटे, देखिए बेटे यहाँ पर जैसे बताए थे ना कि जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, इनमें जो जो चेंजेस हम लोग पढ़े हैं अभी, जस्ट उसी को हम कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन कर दिए। जैसे बताए थे ना, जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके बाद साइनेप्सिस, ये सब जितने भी पॉइंट्स हम वहाँ बताए थे उस सब को हमने यहाँ पर लिख दिया है। पैकेटीन में टेट्राइड्स आर क्लियरली विजिबल, टेट्राइड्स क्लियरली विजिबल होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर से जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होता है उसका यहाँ पर ये होगा। तो रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड। देखो रिकॉम्बिनेशन जो होता है यानी क्रॉसिंग ओवर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है पैकेटीन आते आते। और डिप्लोटीन में क्या क्या बताए थे, डिप्लोटीन में जो है वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों धीरे धीरे अलग होंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर जहां हुआ था वहां पर वो अभी अलग नहीं होंगे। और उसी पॉइंट को क्या क्या बोले थे, कियास्मेटा। देखो ये कियास्मेटा फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिप्लोटीन होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। तो कुछ जो इसमें वर्टिब्रेट्स में जो oocyte सेल्स होता है, oocytes मतलब एग फॉर्मिंग सेल जो होता है, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स इट लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, जैसे ह्यूमन के केस में भी होता है, और भी अदर कुछ वर्टिब्रेट्स में ये चीज देखा गया है कि जो डिप्लोटीन होता है वो काफी प्रोलॉन्ग होता है, और सालों साल तक वहां पर डिप्लोटीन में एरेस्टेड स्टेज में होता है। और जहां पर डिप्लोटीन काफी लंबा होता है उस स्टेज को हम लोग यहाँ पर एक टर्म है डिक्टियोटीन स्टेज बोलते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं, ईयर्स कॉल्ड डिक्टियोटीन, डिक्टियोटीन स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, डिक्टियोटीन स्टेज बोलते हैं, जब डिप्लोटीन काफी प्रोलॉन्ग्ड होता है, अप टू मंथ्स और ईयर्स होता है। ठीक है, बाकी डायकाइनेसिस के बारे में बता दिए कि डायकाइनेसिस आते आते क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे वहाँ पर जो डिसअपियर होने लगेगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, और कियास्मेटा यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि बोथ जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली सेपरेट किस स्टेज में होता है,
ये डिप्लोटीन में या डायकाइनेसिस में, कंप्लीट सेपरेशन डायकाइनेसिस में होता है। ठीक है, मोस्टली पार्ट में तो अलग डिप्लोटीन में ही हो जाते हैं, बट जहां जहां कियास्मेटा होता है वहां पर वो अटैच रहता है और डायकाइनेसिस में आकर के कियास्मेटा कंप्लीटली स्लिप्ड ऑफ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसेशन मैक्सिमम हो गया और वहां पर फिर वो कंप्लीटली अलग हो जाएंगे। अलग तो हो जाएंगे लेकिन साइड बाय साइड प्लेस्ड रहेंगे, और वहां भी उसको हम लोग होमोलोगस जो पेयर है वही नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर प्रोफेज 1 के बारे में हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, ये सब बहुत आसान है। मेटाफेज 1 में आ चुका है सेल, और बताए थे कि ये जो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पूरा का पूरा गायब हो चुका है। देखो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम होते हैं उनसे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और स्पिंडल फाइबर्स धीरे 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 जो उसमें असेंबलिंग होता गया और वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोमल पेयर या होमोलोगस पेयर को धीरे धीरे दोनों साइड से पुश करते हुए इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पर जो माइटोसिस के मेटाफेज में और मेटाफेज 1 में क्या अंतर है। माइटोसिस के मेटाफेज में क्या था कि एक ही इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट बनता था। यहाँ पर पेयर्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइंड हो जाता है, पेयर्ड फॉर्म में। देखो ये पेयर्ड फॉर्म है, और हर पेयर में एक पैटर्नल और एक मैटरनल है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अरेंजमेंट ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल इज रैंडम। रैंडम मतलब कि जैसे यहाँ देखो, सपोज करो कि ये पैटर्नल था ये और ये मैटरनल है, तो इधर इस साइड पैटर्नल है, इधर मैटरनल है। इसका मतलब है कि किधर पैटर्नल किधर मैटरनल रहेगा ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सारे पेयर्ड क्रोमोसोम्स एक लाइन से इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं, और यहां पर दो मेटाफेजिक प्लेट पर यह अरेंज होता है। समझ गया। और चूंकि मेटाफेज 1 है तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन यहां मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया मेटाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, अब देखो, अब यहां पर एनाफेज 1 में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अब अच्छा एक चीज और यहां पर जान लो कि मेटाफेज प्लेट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हैं, इनमें स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के पेयर के एक क्रोमोसोम में एक ही साइड से अटैच रहता है। अब देखो, इस साइड वाले क्रोमोसोम में इस साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच है, इस साइड वाले क्रोमोसोम में इस साइड से अटैच है, यानी दोनों साइड से अटैच नहीं है। तो एक क्रोमोसोम में एक ही साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच रहते हैं सेंट्रोमियर से। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एनाफेज 1 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल पेयर हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, अब उन पेयर में से एक एक क्रोमोसोम, एक पूरा क्रोमोसोम, यहां पर क्रोमेटिड्स अलग अभी नहीं होंगे, द होल क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस पेयर, वन मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल एंड अनदर मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। देखो ये जो एक पेयर था, इसमें से एक पेयर में से एक क्रोमोसोम इस पोल पर जाएगा, दूसरा इस पोल पर जाएगा, यानी यहां पर होल क्रोमोसोमल सेपरेशन होता है, नॉट क्रोमेटिड्स सेपरेशन। क्रोमोसोम का पूरे के पूरे क्रोमोसोम जिसमें दोनों क्रोमेटिड्स अभी अटैच हैं, वो अलग अलग पोल पर मूव करने लगते हैं। देखो ये इस पेयर का एक क्रोमोसोम इधर, इस एक क्रोमोसोम इधर, इस पेयर का एक क्रोमोसोम इधर, एक इधर, और इस तरह से अब ये जो क्रोमोसोम है हर पेयर का एक पोल पर जाएगा, दूसरा दूसरे पोल पर जाएगा। तो नेचुरली जैसे जैसे अब ये क्रोमोसोम मूव करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आता है लास्ट में टेलोफेज 1। ठीक है, और टेलोफेज में क्या होगा कि अब यहां पर धीरे धीरे ये जो जितने एक साइड वाले क्रोमोसोम हैं वो पोल तक पहुंच जाएंगे, और दूसरे साइड वाले उसी पेयर का जो दूसरा है क्रोमोसोम वो दूसरे पोल पर आ गया। यानी यहां पर जब धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनने लगेंगे, तो बताओ यहां जो दो न्यूक्लियस बना है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया कि उतना ही है। देखो यहां 4 क्रोमोसोम है, तो 4 क्रोमोसोम में से एक न्यूक्लियस में 2 आया, दूसरे में भी 2 आया, यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। समझ में आया? तो क्रोमोसोम का नंबर यहां पर क्या हो गया, हाफ। तो दोनों न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया यहां पर मदर सेल के कंपैरिजन में, और ये टेलोफेज 1 हो गया। और जब टेलोफेज 1 कंप्लीट हो गया, कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस वही है जो हम लोग माइटोसिस में पढ़ते हैं, प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड, एनिमल सेल में सेल फरो मेथड। और जब साइटोकाइनेसिस हो गया तो यहां से ये फाइनली
दो सेल बन जाता है। बताओ दोनों सेल जो बना है ये अभी क्या हुआ है, मियोसिस 1 का प्रोडक्ट है। और ये जो दो सेल बना है दोनों में क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के रेस्पेक्ट में हाफ हो गया। ठीक है बेटा, तो यहां तक ये हम मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिए। प्रोफेज 1 पहले ही पढ़ लिए थे, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और टेलोफेज 1 के बाद जो दो सेल बना है वो मियोसिस 1 का प्रोडक्ट है। अब यहां से शुरू होता है मियोसिस 2, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रामियोटिक इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो अब यहां से जो मियोसिस 2 स्टार्ट होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, और लास्ट में सिग्निफिकेंस बस 2-4-5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, अब जो है इसमें जैसे मियोसिस 1 होने के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, लेकिन मियोसिस 1 और 2 के बीच में एक छोटा सा फेज होता है, इसको हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस जो है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंट्रामियोटिक इंटरफेज। इंट्रामियोटिक इंटरफेज यानी मियोसिस के अंदर का ये एक छोटा सा इंटरफेज होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो इंटरकाइनेसिस है ये किसके किसके बीच होता है। देखो वैसे तो ब्रॉडली मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में होता है, ये छोटा सा गैप है, और लेकिन अगर हम इसको और एक्यूरेटली समझेंगे तो इट इज अ फेज बिटवीन टेलोफेज 1। मियोसिस 1 का लास्ट क्या था, टेलोफेज 1, और मियोसिस 2 का स्टार्ट क्या है, प्रोफेज 2। तो इस दोनों के बीच में होता है, बिटवीन टेलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि इंट्रामियोटिक इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस किस किस फेज के बीच में होता है। देखो अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे क्रोमोसोम्स का जो इलोंगेशन है, यानी क्रोमोसोम्स यहाँ पर इलोंगेट तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा कि वह क्रोमेटीन बना सके। ठीक है, देखिए क्रोमोसोम्स आर इलोंगेटेड बट डू नॉट फॉर्म क्रोमेटीन्स। यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्रोमेटीन्स होगा, क्रोमेटीन्स का फॉर्मेशन ये नहीं करता। ठीक है, क्रोमेटीन्स यानी उतने पतले नहीं होते, हाँ थोड़ा सा डिकंडेंस्ड होगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पर होगा, और वैसा प्रोटीन यहाँ बनेगा जो आगे मियोसिस 2 में उसका यूज होगा, मियोसिस 2 में यूज होगा। ठीक है, और देखो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी यहाँ पर होगा, यानी चूंकि मियोसिस होगा माने ये अगला जो डिवीजन होगा मियोसिस 2, तो उसमें नेचुरली सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि दोनों सेल में एक एक सेंट्रोसोम मूव करेंगे, तो इसीलिए सेंट्रोसोम भी डबल हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इस इंटरफेज में डीएनए डबल फिर नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया कि नो डीएनए रेप्लिकेशन है, समझ गए। तो ये इंटरकाइनेसिस है, छोटा सा इंटरफेज है जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में होता है। क्लियर हो गया। अब लास्ट में देखिए, वैसे मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 2 इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स जो दोनों सेल में आए हैं उनमें से अब ये क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। तो जो प्रोसेस हम लोग माइटोसिस में पढ़ते हैं वही प्रोसेस यहाँ भी होता है। ठीक है, तो देखो मियोसिस 1 में जो दो सेल बना था, मियोसिस 1 में दो सेल बना था ना, अब वो दोनों सेल मियोसिस 2 में जाएगा। तो हम यहाँ पर केवल एक सेल को दिखाए हैं, तो जो प्रोसेस इसमें हो रहा है वही दूसरे में भी होगा। तो देखो यहाँ पर अगर एक सेल को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इसका प्रोफेज 2 होगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे फिर से डिसअपीयर होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अब यहाँ पर धीरे धीरे कंडेंस्ड होने लगेंगे, और यहाँ आकर के मेटाफेज 2 है, तो मेटाफेज 2 में जो है सो सभी क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। देख रहे हो, जैसे माइटोसिस में होता था, और यहाँ स्पिंडल फाइबर इसके दोनों साइड से अटैच हो जाएंगे सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से। अब यहाँ पर एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स अलग अलग होगा। देखो यहाँ हर क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अलग अलग होंगे, और क्रोमेटिड्स जब अलग होगा तो पैटर्नल का भी दोनों अलग होकर के अपोजिट पोल पर जाएगा, मैटरनल का भी जाएगा। देखो इसमें जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो भी मेंशन है,
इसमें हम कलर चेंज अभी यहाँ नहीं दिखाए हैं, लेकिन इसमें जो चेंज वहाँ पर मैंने जो एक्सचेंज हुआ था वो सब इंक्लूडेड है। तो ये एनाफेज 2 हो गया, और टेलोफेज 2 आते आते क्या होगा कि ये सारे जो क्रोमेटिड्स हैं, अब ये क्रोमेटिड्स नॉर्मल क्रोमोसोम की तरह होंगे, और वो यहाँ पर आकर के क्रोमेटिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और क्रोमेटिन्स में जो कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई बन गया, और दोनों में 2-2 क्रोमोसोम आ गए। ठीक है, ये तो हमने एक सेल का दिखाया, लेकिन जब दूसरा सेल जो इसका था वो भी डिवाइड करेगा, तो फाइनली साइटोकाइनेसिस के बाद 4 सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ भी हर सेल में 2-2 क्रोमोसोम है ना, और हमने 4 क्रोमोसोम लेकर के आगे बढ़े थे, 2 पैटर्नल 2 मैटरनल, तो देखो दोनों सेल में 2-2 क्रोमोसोम हो गया, और यहाँ पर इस तरह से जो 4 सेल बनते हैं मियोसिस 2 से, इसको हम लोग टेट्राड ऑफ सेल्स बोलते हैं, टेट्राड ऑफ सेल्स। वहां था मियोसिस 1 का जो 2 सेल प्रोडक्ट था उसको डायड ऑफ सेल्स कहते थे, यहाँ पर टेट्राड ऑफ सेल्स। तो यही था मियोसिस 2 का, हमने एक सेल को बता दिया फिगर से केवल, क्योंकि सारा प्रोसेस माइटोसिस वाला है, इसीलिए हम लोग केवल फिगर से इसको देख ली। और लास्ट में जो मियोसिस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। मियोसिस का इंपॉर्टेंस ये है, जैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इट मेंटेन क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखो मियोसिस ही है जो क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है गैमेट्स में। बताए थे कि जो हैप्लॉइड फेज होता है उसको मेंटेन करने के लिए मियोसिस है, तो मियोसिस अगर होगा तभी हैप्लॉइड फेज में, यानी जो गैमेट्स है वो हैप्लॉइड बनेंगे, और फिर जब वो गैमेट्स हैप्लॉइड गैमेट्स जब फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाएंगे तो फिर से डिप्लॉइड जाइगोट, और डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम का जो नंबर है जनरेशन टू जनरेशन फिक्स, ये मियोसिस के कारण ही होता है। और इस फीचर को मियोसिस के इस फीचर को पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। तो अब देखो उसके बाद है कॉज वेरिएशन, चूंकि यहाँ पर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर से चूंकि वेरिएशन आएगा, वेरिएशन से इवोल्यूशन में हेल्प होगा, तो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है। और तीसरा है कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें गैमेट बनने का यही प्रोसेस है मियोसिस। ठीक है, तो ये सब कुछ मियोसिस के सिग्निफिकेंस थे, इम्पोर्टेंस थे। तो यहाँ तक हम लोग मियोसिस को कंप्लीट कर लिए, मियोसिस पूरा पढ़ लिए, और आई होप कि ये मियोसिस आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट में बताना कि ये जो वीडियो आपका कैसा लगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और कमेंट जरूर करना कि इसमें कहाँ पर क्या जो है सो कुछ मॉडिफिकेशन की या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है बेटे, तो आज इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर कल फिर न्यू वीडियो के साथ आएंगे, तब तक बाय, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।